द लेजेंड्स, उत्तर प्रदेश की गौरव की बात, और इसमें उत्तर प्रदेश की विकास को लेकर बातचीत हो रही है। और राहुल, ओवर टू यू, सेशन को आप थैंक यू आगे रंजना। बढ़ाएं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का धन्यवाद हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। जिस तरीके से न्यूज नेशन नेटवर्क के चैनल न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सम्मेलन द लीजेंड्स उत्तर प्रदेश गौरव की बात लगातार हो रही है। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ मंच पर मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी, और औला से विधायक हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार काम भी कर रहे हैं। पिछले दिनों दौरा उनका देखा गया, काफी अधिकारियों को समझाते हुए भी नजर आए। सेशन की शुरुआत करें माननीय मंत्री जी। तो पहला सवाल अन्ना पशुओं को लेकर है। जिस तरीके से खड़ी फसल बर्बाद हो रही है, विपक्ष भी निशाना साध रहा है, तो ऐसे में क्या काम किया जा रहा है अन्ना पशुओं को लेकर, जो आवारा पशु हैं उनको लेकर? धन्यवाद मित्रों। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं का योगदान जीवन में अपना विशेष स्थान रखता है। बिना पशुओं के जीवन शून्य जैसा होता है। पशुओं के स्थान के बारे में गीता, रामायण, महाभारत, अच्छी पिक्चर्स, इन सब में पशुओं का विशेष रोल रहा है। इनके बिना बहुत बहुत अच्छी पिक्चर्स भी सार्थक नहीं हुई है। हाथी मेरे साथी, हाथी का विशेष रोल है। और विभिन्न स्तरों पर पशुओं का स्थान रहा है, पक्षियों का स्थान रहा है। हमने हाथी मेरे साथी पिक्चर देखी थी। चल ले जा खटारा खींच के, तो हाथी ही सारा जीवन चलाता है। संदेश पहुंचाने का काम आज आप कर रहे हो, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन पक्षी ही संदेश पहुंचाने का काम करते रहे। कबूतर जा जा, ये पक्षियों का संदेश है। तो खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। जीडीपी नापने का पैमाना कृषि है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, और कृषि से, खेती से ही विकास होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, और सोच भी है, कि किसान की आय दोगुनी हो। तो किसान की आय दोगुनी अकेले खेती से ही नहीं होगी, पशुओं से ही किसान की आय दोगुनी होगी। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। निराश्रित गौवंश, जिसको लोग छुट्टा पशु कहते हैं। दुनिया के देशों में गाय का विशेष महत्व है। हमारे ही देश में भैंसें पाली जाती हैं, दुनिया के देशों में गाय ही पाली जाती हैं। गावो विश्वस्व मातरा, गायें विश्व की माताएं हैं। और देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर ही देसी गाय का दूध मिल जाए, तो समझो उस परिवार को अमृत मिल गया। तो देसी गाय अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक परंपरा हो गई है। जब तक गाय दूध देगी तब तक उसे पालेंगे, और दूध नहीं देगी तो फिर छोड़ देंगे। तो जो निराश्रित गौवंश है, इसको योगी सरकार की प्राथमिकता है। हम 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान चला रहे हैं। और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी गौ भक्त हैं। वो गायों की विशेष चिंता रखते हैं। निराश्रित गौवंश उनकी प्राथमिकता में है। अभी हम लोगों के आग्रह पर उन्होंने 30 रुपये प्रतिदिन से 50 रुपये देने का काम कर दिया है। अब निराश्रित गौवंश
31 दिसंबर तक हमारा प्रयास है विभाग का, सरकार का, कि 31 दिसंबर तक हम गौशालाओं में से पहुंचा दें। बड़ी बड़ी गौशालाएं भी बना रहे हैं, छोटी गौशालाओं का विस्तार कर रहे हैं। हर जिलाधिकारी को संदेश दे दिया है, राजाज्ञा जारी कर दी है, पशुधन विभाग भी उसमें लग रहा है। तो हमारा प्रयास है कि दिसंबर के बाद 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में निराश्रित गौवंश दिखाई ना दे। और यदि इसके बाद, क्योंकि हम पशु गणना करा रहे हैं, पशुओं के कान में एयर टैग लगा रहे हैं ताकि उसकी पहचान हो जाए, उस पर नंबर है कि ये पशु किसका है। तो 1 जनवरी से जो पशु, जो गाय किसान के खेत में, सड़क पर या गली में दिखाई देगी, उसको काजी हाउस भेजेंगे और काजी हाउस में फिर उसी पशु मालिक से जिसकी गाय है, वो नुकसान की भी उसे भरपाई करनी पड़ेगी और आवश्यक हुआ तो पशु क्रूरता अधिनियम में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अन्ना पशुओं की बात हो रही है तो अभी ज्यादातर सांड को लेकर हमले हुए और कई जगह कोई एक्सीडेंट भी देखा गया। अखिलेश यादव बड़ा मुखर रहते हैं सांड को लेकर। देखिए, माननीय अखिलेश जी पर तो और कोई विषय ही नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारी सरकार को तो मात्र 6 साल हुए हैं और ये जो सांड जिनके बारे में लोग कहते हैं, हम तो नंदी कहते हैं, हमारी भाषा में सांड नहीं है, वो नंदी है। हम नंदी उसकी आराधना करते हैं, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। इनको भी एक संरक्षण चाहिए। वो उन्हीं को मारते हैं जो उनको द्वेष कर रखते हैं। और अब हम इनको हम अलग से नंदीशालाएं भी बनवा रहे हैं, हम इनकी चिंता भी कर रहे हैं। अभी आपको हमने बताया भी है कि जनवरी 2024 तक से पहले ही हमारा प्रयास है निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचा दें। आपने पिछले दिनों कहा था गाय के गोबर से या गोबर से दीयों का, अब तो अयोध्या में भव्य और दिव्य कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने जा रहा है, दीपोत्सव का। तो क्या कोशिश होगी उन कुम्हारों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से सब कुछ उपलब्ध कराना और किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना कि गोबर से दिए बनाया जाए? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, दीपावली के पवित्र अवसर पर गाय के गोबर से बने दीपक जलाने का काम करें। क्यों? गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। गाय का गोबर विभिन्न स्तरों पर गुणकारी है। तो इस दीपावली पर, क्योंकि अब हमें देसी गाय के साथ साथ गाय के गोबर पर भी काम करने की आवश्यकता है। हम गाय के गोबर पर काम कर रहे हैं। अब विभिन्न तरीके से समूह, महिलाओं के समूह गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम कर रहे हैं, गाय के गोबर से मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, गाय के गोबर से पेंट बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से गाय का गोबर बहुत पवित्र है, वो दूध की तरह ही पवित्र है। तो अब हमारा प्रयास है कि दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में गाय के गोबर से बने दीपक जलें, क्योंकि उनमें श्रम लग रहा है, उनमें गरीब को काम मिल रहा है, गौ माता की सेवा भी हो रही है। तो इसलिए ये विषय हमने आपके सामने रखा है। एक सवाल दुग्ध क्रांति को लेकर है, उसको लेकर क्या कुछ कोशिश है सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से, कि इस व्यवसाय में भी लोग आए, सरकार की तरफ से सहयोग और किस तरीके से आम जनमानस की भागीदारी हो, क्योंकि कई जगह प्लांट का निर्माण भी किया गया है। मैं प्रश्न को दोबारा जानना चाहूंगा। कई जगह प्लांट का निर्माण किया गया, मतलब दुग्ध क्रांति को लेकर उत्तर प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़े। और देखिए, दुनिया के देशों में
दूध में भारत का नंबर 1 स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। आज हम उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं और हम दूध को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तर पर हम अभी 50 साल पहले उत्तर प्रदेश से देसी गाय कनाडा मांग के ले गया। हमारी देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है। कनाडा में वही गाय 60 लीटर दूध दे रही है, दिन में 3 बार दूध जाती है। ब्राजील गुजरात से गिरी गाय मांग कर ले गया। गुजरात में गिरी गाय 10 लीटर दूध देती थी, आज ब्राजील में वही गाय 60 लीटर दूध दे रही है। तो हम उत्तर प्रदेश में देसी गाय की नस्ल को सुधार भी कर रहे हैं। देसी गाय में गिरी गाय, साहिवाल गाय, थार पारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इनका सीमन किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। पहले 800, 900, 1200 रुपए का सीमन था, योगी सरकार ने इसे फ्री कर दिया है ताकि जो बछिया पैदा होगी देसी गाय से उसके दूध की गुणवत्ता तो अमृत की रहेगी, लेकिन जो 2 लीटर 1 लीटर दूध देती थी, अब इस नस्ल सुधार में वही गाय 10 लीटर और 12 लीटर दूध देने लगेगी। हम किसान की आय दोगुनी करने के लिए मुर्रा भैंस का भी सीमन फ्री दे रहे। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। गरीब किसान, गरीब पशुपालक मुर्रा भैंस पालकर उससे, उसकी आय से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है। तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार नस्ल सुधार के साथ दूध के उत्पादनता में वृद्धि कर रही है, किसान की आय दोगुनी हो। अभी हमारे पास भारत सरकार से अच्छी अच्छी स्कीमें, एक 4 करोड़ की स्कीम है जिसमें गौशाला बनाने के लिए 200 गाय रखनी पड़ेगी, 6 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और 2 करोड़ का सीधा अनुदान है। और इसे हम एक छोटी योजना लाए उत्तर प्रदेश में, 25 गायों की है, उन्नतशील किस्म की इसमें देसी गाय रहेंगी। इनको ये 64 लाख की स्कीम है, 64 लाख में इसमें 32 लाख का अनुदान है। तो इस तरीके से कोई भी किसान पशुपालक उन्नतशील की 2 गाय दूसरे प्रदेश से लाता है तो एक गाय पर हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 का, लेकिन 2 गायों से ज़्यादा फिर नहीं देंगे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान की आय दोगुनी करने के लिए हम बकरी पालन की योजना है हमारे पास, मुर्गी पालन की योजना है, भेड़ पालन की योजना है, सुअर पालन की योजना है, मुर्गी पालन की योजना है। क्योंकि हमारे यहाँ आज एक दिन में हमें उत्तर प्रदेश की जनता को 1 करोड़ अंडे की जरूरत, 1 करोड़ अंडा उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जनसंख्या के आधार पर 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता है। तो हम इन योजनाओं को भी लाए हैं किसान की आय दोगुनी करने के लिए। अब आज डेंगू प्रभावित कर रहा है, बकरी का दूध बड़ा उपयोगी है, तो बकरी पालन में भी 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है ये, लेकिन मात्र 17,000 रुपया जमा करना होगा तो उसको किसान को, पशुपालक को 10 बकरी 1 बकरा मिलेगा। क्योंकि बकरी का दूध भी आज 200 लीटर के करीब बिक रहा है प्रति लीटर, ज़रूरत है। और तो और मित्र, आपको हम बताना चाहेंगे, आपने आज प्रश्न बहुत अच्छा किया है, गधैया का दूध भी बहुत महंगा है, पालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, घूरे गरारे चुंग लेती है और दूध देती है। 1,600 रुपये लीटर गधैया का दूध बिकता है। अब आप सोचते हैं इसका होता क्या है? गधैया के दूध से जितनी प्रसाधन सामग्री है, जितनी अच्छी क्रीम्स हैं, वो सब इसी दूध से बनाई जाती हैं। गाजियाबाद में एक डेयरी खुली है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए दूध की बड़ी उपयोगिता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की प्राथमिकता है कि हम श्वेत क्रांति लावें। विपक्ष का कहना है कि हम रोजगार की बात कहते हैं तो सरकार कहती है कि राम मंदिर देखिए, विंध्याचल कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए।
हम किसानों की बात करते हैं तो कहते हैं देखिए हम अन्ना पशुओं के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बात की जाए तो कह देखिए हम तो अधिनियम ला दिए, 33% आरक्षण बिल ला दिया। इस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि इनके मैनिफेस्टो में बस गाय, गंगा और प्रभु श्री राम ही रह गए हैं, बाकी त्राहिमाम हो रखा है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारी जान है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गौ, गंगा, गीता माता, भारत माता, इसके बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए कहा है जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म देने वाली माँ। जन्मभूमि, जिस मातृभूमि पे हमने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज योगी सरकार 3 बातों पर विशेष तरीके से काम कर रही है। नंबर 1 विकास, नंबर 2 सुरक्षा और नंबर 3 बिजली। आज देश का नाम तो, भारत का नाम तो दुनिया में है ही। माननीय मोदी जी जगत गुरु, भारत को अखंड भारत की ओर ले जा रहे हैं। जगत गुरु की श्रेणी में भारत जा रहा है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम भी दुनिया में, अभी मैं कनाडा गया था, अमेरिका गया था, जो G20 का सम्मेलन हुआ है, 20 देश, दुनिया के वो देश थे जिनकी सामरिक दृष्टि से, जिनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत समझा जाता है, उन देशों की अध्यक्षता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज दुनिया के देश भारत की ओर देख रहे हैं, मोदी जी की ओर देख रहे हैं। मोदी जी का निर्णायक मत माना जा रहा है। तो दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है और भारत माता का मस्तक ऊंचा करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। जो गौ, गंगा, गीता माता की अवहेलना की बात करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी इस मंच से करना नहीं चाहता, क्योंकि आज ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, जमीन के अंदर पानी है नहीं। सिंचाई और पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी और स्थानीय नदियां भी विलुप्त हो रही हैं। तो इसलिए गौ भी बहुत आवश्यक है। बिना गाय के हमारा जीवन नहीं चलेगा। गंगा मैया के बिना हम रह नहीं सकते। और गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। भारत माता हमको सम्मान देती है। तो इसलिए जो बिंदु उठाने का काम किए हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। योगी सरकार उन बिंदुओं को ध्यान रखती है, मोदी सरकार उन बिंदुओं को ध्यान रखता है और इस मंच से मैं भी उन पर जोर देते हुए, भारतीय आस्था और सभ्यता इन्हीं पर आधारित है। इनको जो नकारेगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है जिसकी बात आप लोग लगातार कर रहे हैं? उसमें यही बात है, गाय, गंगा, प्रभु श्री राम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और एक पक्ष को कुछ और लगता है इसे लेकर कि आप हिंदुओं की केवल बात करते हैं, सरकार केवल हिंदुओं की बात करती है। अब आपने थोड़ा कठिन सवाल कर दिया, हम इस विषय पर उत्तर जरूर देंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति में हमारे इन मानकों में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रमति सा रामा, जो सब में रमण कर रहा है वो राम है, राम प्राण है, राम आधार है। जब किसी ने कहा तो है नहीं किसी को, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है और जब मृत्यु होती है तो बिना कहे, बिना बताए सब कहते हैं राम राम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। तो हम लोग सत्य वचन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, ये राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद बताता है किम कर्तव्यम, किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम, किम पापम, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है, क्या पाप है। यदि हम इसको बताते हैं तो कोई पाप नहीं करते हैं। हम देश की जनता को, नई पीढ़ी को
भविष्य को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण चाहती है। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति संस्कारवान हो। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति ज्ञानवान हो। व्यक्ति कैसा हो? व्यक्ति धनवान हो। यह हम राजनीति के माध्यम से चाहते हैं। व्यक्ति के निर्माण के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के निर्माण के माध्यम से देश का निर्माण, और देश के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, यह है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बरेली के विकास की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से 17 के बाद देखें, 17 से लेकर अभी तक किस तरीके से परिवर्तित बरेली? बरेली को देखिए, आदर्श बरेली बने, और आज बरेली में जगह नहीं है उद्योगों को लगाने के लिए। इतने उद्यमी बरेली में आ रहे हैं क्योंकि बरेली एक सेंटर है उद्योग के लिए। उत्तराखंड बरेली, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, यहाँ जो उद्योग लगेंगे सबकी मार्केट यहाँ से डेवलप करने का काम होगा। और बरेली में ओवर ब्रिज और ये सब स्मार्ट सिटी का काम, और यहाँ बरेली के वासी अब भी बहुत स्मार्ट हैं। हमारे यहाँ जितने जब अग्रिम पंक्ति में जितने दर्शक दिखाई दे रहे हैं, ये सब वेरी स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मातृशक्ति है, चाहे पुरुष बैठे हैं, तो बरेली की जनता जागरूक जनता है। बरेली में अच्छा विकास होगा और बरेली जल्दी ही स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। लगातार कोशिश तो की जा रही है बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन वो जो एक लखनऊ की बात कर ले, हम मुख्यमंत्री के जिले की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले, या फिर हम नोएडा गाजियाबाद की बात कर ले, बरेली को कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिसकी कमी है, जिसे आप भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये होना चाहिए बरेली के लिए। देखिए, बरेली में कोई कमी नहीं है। बरेली अब स्मार्ट बरेली है। हमने अभी कहा तीन बातों की जरूरत है: सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी। कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर है, विकास सर्वांगीण हो रहा है। कनेक्टिविटी, आज बरेली एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, हम हवाई, आज जो रेडिसन होटल है ये हवाई अड्डे के पास है। ये योगी जी की और मोदी जी की ही मेहरबानी से है। और आज बरेली का सर्वांगीण विकास इसीलिए हो रहा है कि हमारे आवागमन के साथ अब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। हवाई अड्डे जगह जगह हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। तो कनेक्टिविटी, सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। विकास वहाँ होता है जहाँ उद्यमी समझे मैं सुरक्षित हूँ। पूर्व की सरकारों में उद्यमी डरता था कि कहीं अपहरण ना हो जाए, कहीं लूट ना हो जाए। आज उद्यमी मन खोलकर हौसले के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपना पूंजी निवेश करने को तैयार है, क्योंकि उसको सेफ्टी है। योगी सरकार में कानून की व्यवस्था बेहतर है, बिजली 24 घंटे है, और आने जाने के साधन भी उत्तम है माय डियर। तो इससे बरेली सर्वाधिक अच्छा बरेली है। बरेली अब सर्वोत्तम बरेली है। पीएम और पीएम का कहना है कि मतलब खेती को कई हिस्सों में बांट दीजिए। जिस तरीके से जो पारंपरिक फसल है वो फल की खेती, पशुधन भी उसमें है। सवाल इस बात को लेकर है, आंवला की अगर बात की जाए तो आंवला को लेकर जो उत्पादन है किस तरीके से उसे बढ़ाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रोडक्ट्स विदेशों तक पहुंचे। हाँ, अभी ये प्रश्न मैंने आपके उत्तर देने के लिए मैंने नहीं दिया था। आपके प्रश्न का उत्तर है, आंवला में 200 करोड़ रुपए की दुग्ध फैक्ट्री लग रही है, शुरू हो गई बनना। गन्ना फैक्ट्री भी आ रही है। आंवला भी उद्योग की दृष्टि से बेहतर होगा। और मैं तो अपने सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि दूध के बिना हमारा जीवन नहीं है। और आज प्योरिटी दूध की अच्छे पशुओं से, नस्लदार पशुओं से, तो यहाँ दूध के उत्पादन भी बरेली में अच्छे होंगे। अब हमारी पराग डेयरी में आइसक्रीम बन रही है,
आप पराग डेयरी की आइसक्रीम खा के देखिए, बहुत अच्छी गुणवत्ता युक्त तो आइसक्रीम है। हमारे पराग डेयरी के मिष्ठान के उत्पादन है, छेना खीर है। तो ये दूध के उत्पादन बहुत बेहतर हैं और हम दूध उत्पादन को और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बरेली में आंवला की फैक्ट्री लग रही है, बरेली में भी बहुत ई बसेज वगैरह बनाने की फैक्ट्रियां जल्दी आने की संभावना है, क्योंकि अब बरेली आदर्श बरेली, स्मार्ट बरेली हो गया है। बरेली बम बम बोलने वाला है, नाथनगरी भी। एक सवाल, महाभारत कालीन से भी जुड़े हुए यहाँ कुछ स्थल हैं, पर्यटन विभाग की तरफ से जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है, तो क्या कुछ कोशिश है कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और बेहतर किया जाए बरेली में? देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है। बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं, रोहिलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं। आपने जो महाभारत की बात की, महाभारत के दो पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। दोनों की उत्तरी पांचाल की राजधानी आय क्षेत्र रामनगर, जिस विधानसभा से हम विधायक हैं, रामनगर आय क्षेत्र में थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी। एक समय वो आया, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी आय क्षेत्र रामनगर रही। तो इस तरीके से यहाँ पर्यटन की बरेली में अपार संभावनाएं हैं। रामगंगा पर भी पर्यटन को महत्व बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, यहाँ के सौभाग्य है कि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो पर्यटन के मंत्री हैं। तो पर्यटन, महाभारत कालीन पर्यटन भी बरेली में डेवलप होगा। और भी धार्मिक नगरी बरेली है, नाथ नगरी बरेली है, तो इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बरेली को डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसमें देखिए, धार्यति सा धर्मा, धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म गलत काम करने को नहीं बताता है जी। जो धार्मिक होता है वही अच्छा काम करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, राजनीति, अभी आपने सांप्रदायिकता की बात कही थी, महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, राजनीति बिना धर्म के अच्छी नहीं रहेगी। राजनीति का मतलब, नीति शब्द नए धातु से बना है, नए माने ले जाना। राजनीति को, राज्य को नीति की ओर ले जाना, यह है राजनीति। तो आज जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी ही अक्षुण्ण रख सकती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से ही देश की जनता संरक्षित और सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कैबिनेट मंत्री जी, बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब देने के लिए, और उम्मीद की बरेली यूं ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही जिस तरीके से पशुधन के मामले भी बरेली काफी रिच है, और साथ ही साथ दुग्ध क्रांति, यहाँ वाकई आने वाले दिनों में दूध की नदियां और भी बहे। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका माननीय मंत्री जी। और अब आगे कार्यक्रम रंजना हमारी सहयोगी वो बढ़ाएंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपार संभावनाओं के साथ बरेली और महानगर बरेली, आदर्श बरेली, और बरेली की जनता भी बहुत आदर्श, इस संभावनाओं के साथ आप सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल सिंह जी, और आप हमारे साथ मंच पर ही बने रहिए। और अब एक एक कर मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगी जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह जी उनका स्वागत करेंगे, मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। और द लेजेंड्स उत्तर प्रदेश के गौरव की बात यहाँ पर हो रही है, बात यहाँ पर बरेली की हो रही है कि किस तरह से विकास हो रहा है। अभी हमारे सहयोगी ने तमाम वो सवाल पूछे कि किस तरह से प्रदेश का विकास हो रहा है, और अब एक एक कर मैं मंच पर बुलाऊंगी जिन्हें मंत्री जी सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर डॉक्टर महेंद्र सिंह वासु जी को बुलाना चाहूंगी, वासु आई हॉस्पिटल। तो आप प्लीज मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें।